अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तफ्तीश डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमदाद सुमरो। कई दिनों की ताख़ीर के बाद मैं आपकी खिदमत पे हाज़िर हुआ हूं। इस अरसे के दौरान मैं इस्लामाबाद में था, मुज़फ़्फ़राबाद गया, आज़ाद कश्मीर, KP के कुछ हिस्से देखे, मरी के कुछ हिस्से देखे। मरी का हिस्सा कुछ ज़्यादातर हिस्सा तो पंजाब में है, लेकिन गलियात वाला हिस्सा KP के गवर्नमेंट के पास है। वहाँ की तरक्की देखी। उन्हीं दिनों में मोहतरम जनाब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस्लामाबाद आए। प्रेसिडेंट हाउस में उसने सफारतकारों को, सीनियर सहाफ़ियों को और पार्टी के जो चीदा रहनुमा हैं उनसे ख़िताब किया और अपनी 17 साल कारकर्दगी पेश की। पीपल्स पार्टी के हल्के उसको एक तारीख साज दिन करार दे रहे हैं। तारीख साज कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी सिंध में तरक्की की है, दूसरे सूबे भी अपनी तरक्की का पैमाना इस तरह पेश करें। और क्योंकि वो उन्होंने दूसरे सूबों ने तरक्की नहीं की, तो वो अपनी तरक्की इस तरह पावर पॉइंट पे और इस तरह प्रेजेंटेशन के हवाले से वो पेश नहीं कर पा रहे। प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त, एदाद व शुमार बड़े अच्छे थे, लेकिन मैं कुछ हक़ाइक़ इस हवाले से सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि ये मेरी फील्ड रिपोर्टिंग के तकरीबन 18 साल मैंने सिंध को कवर किया है। गली कूचे में गए हैं, गरीब आदमी की तरह गए हैं। पंजाब के सहाफ़ी जो अक्सर हमारे दोस्त भाई आते हैं वो 7 स्टार या 5 स्टार टूर करते हैं, वज़ीरों मुशीरों के, चीफ़ मिनिस्टर के मेहमान बनते हैं या पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत के मेहमान बनते हैं, तो उनको हरा हरा नज़र आता है। जिस तरह हमारे बहुत ही सीनियर मोहतरम सोहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा, वो बेनज़ीर शहीद की बरसी पे आए और उन्होंने सिंध को देखा। उनका कहना ये था कि सिंध अब बहुत तरक्की कर गया है। नैरेटिव गलत है कि सिंध में करप्शन है, सिंध में तरक्की नहीं हुई है। इसी तरह से हमारे जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो भी ये नैरेटिव पेश करते हैं। सोहेल वड़ाइच साहब इस तरह का नैरेटिव पेश करते हैं। जनाब हामिद मीर साहब की भी नैरेटिव तकरीबन यही है कि सिंध में बहुत तरक्की हुई है। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी से जो उर्दू मीडिया है वो ख़ाइफ़ है, पंजाब का मीडिया ख़ाइफ़ है, या कराची में जो उर्दू मीडिया है सिंध के दारुल हुकूमत में, वो पीपल्स पार्टी से ख़ाइफ़ है या उसे तअस्सुब करता है, इसलिए वो पीपल्स पार्टी के अच्छे कारनामे नहीं देख रहा। कुछ अहबाब का ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की मीडिया मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इसलिए वो जो सही काम कर रहे हैं वो दिखाए नहीं जाते या पेश नहीं किए जाते। मैनेजमेंट तो उनकी बहुत अच्छी है। पंजाब के हमारे जो सहाफ़ी हैं उनको तो उन्होंने बड़ा नवाजा है, उनके लिए वो हमेशा दरवाज़े खुले रखते हैं और बड़ा उनको फ़ायदे भी देते हैं, उसमें हमें कोई रंजो गम नहीं है। जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेजेंटेशन दी है, तो उसमें मैं कुछ हक़ाइक़ पे बात करना चाहूँगा। इसमें हमारे दोस्त हैं सिंध के बड़े अच्छे दानिश्वर नसीर मेमन साहब, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा है, कमाल का व्यू पॉइंट रहे। वो पीपल्स पार्टी की 17 साल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक वाइट पेपर है, उस पर भी हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब मज़हर अब्बास साहब, GO से उनका ताल्लुक़ है, जंग ग्रुप से। मज़हर अब्बास साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें की, लेकिन उनका एक जुमला बहुत ही कमाल का है। उनका कहना यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंजाब में सियासी तौर पर कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पंजाब से बाय रोड सिंध में आए, पूरा पंजाब देखें, रावलपिंडी से शुरू करें और पंजाब के आखिरी शहर माछीगोट तक आए और उसके बाद सिंध में दाखिल हों, तो उनको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा सिंध और पंजाब का, कि पंजाब तरक्की में कहाँ है और सिंध कहाँ है। मज़हर साहब ये कहना चाह रहे थे। उसके बाद सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे सीनियर हैं अरबाब चांडियो साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अरबाब चांडियो साहब का कहना यह है, क्या ये प्रेजेंटेशन अपनी पार्टी की सूबाई और मरकज़ी क़यादत को बिठाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सिंध के आवाम के सामने दे सकते हैं, बता सकते हैं कि इतनी तरक्की हुई है, तालीम में इतनी तरक्की हुई है, सेहत में इतनी तरक्की हुई है, क्या ये वो कर सकते हैं? सबसे पहले हम नसीर मेमन के तरफ आते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, उनका कहना क्या है। आपने मुख्तसर तौर पर अरबाब चांडियो के व्यूज़ और मज़हर अब्बास के व्यूज़ आपने सुने। नसीर मेमन लिखते हैं कि सियासी रहनुमा को अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताने का, दिखाने का हक़ हासिल है,
اس کے ساتھ اتفاق یا اختلافات کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سندھ کے ساتھ کچھ خاص حلقے تعصب رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں کسی بھی خطے یا قوم کی ترقی کو دیکھنے کے لیے صرف اسکیمیں گنوانے کافی نہیں ہے۔ یہ نصیر میمن کہتے ہیں کہ انہوں نے بلاول بھٹو کی تقریر کے سارے حصے غور سے دیکھے اور سنے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کیا بلاول بھٹو بغیر سیکیورٹی کے سندھ کے روڈ رستوں پر سورج غروب ہونے کے بعد سفر کر سکتے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو سندھ کے کسی بھی شہر میں صرف 10-20 ملی میٹر برسات برسنے کے بعد پیدل چل سکتے ہیں؟ کیا بلاول صاحب سندھ کے کسی بھی شہر میں سرکاری ٹنکی یا نلکے سے پانی پینے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ اور سب کو چھوڑے، کیا بلاول لاڑکانہ، نواب شاہ اور سیون کے نلکے اور ٹنکیوں سے ایک دن پانی پی سکتے ہیں؟ یہ صحیح ہے کہ NICVT گمبٹ اسپتالیں ملک کی سب سے بڑی اسپتالیں ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ضلع اور تال کے لیول پر اسپتالوں میں مریضوں کا سب سے بڑا تعداد آتا ہے۔ بلاول صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ صرف کھانسی اور بخار کے علاج کے لیے وہ وہاں پر جانا چاہیں گے؟ ان اسپتالوں میں جو موجود سہولیات ہیں، کوئی MPA MA نے اس اسپتال میں اپنی عورت کا، اپنی خاتون کا بچے کی ڈیلیوری کرا سکتے ہیں؟ کیا بلاول صاحب سندھ حکومت کے کسی بھی محکمے میں جائز سرکاری یا ذاتی کام سرکاری افسران کے جیب گرم کرنے کے سوا کروا سکتے ہیں؟ یا 60 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی نچلی گریڈ کا ملازم بغیر کچھ لیے دیے اپنی گریجویٹی اور پینشن لے سکتا ہے سندھ میں؟ کراچی کی ملیر، گڈاب، کیاماڑی اور لیاری کے سندھی اور بروچ آبادیاں پیدائشی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ کیا بلاول بھٹو اپنے کلفٹن کے محل سے نکل کر ان علاقوں میں بغیر کسی خصوصی انتظام کے 2-3 دن رہ سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں؟ کیا بلاول کراچی، حیدرآباد اور سکھر کی گنجان آبادیوں میں ہاتھ میں فون لے کر اور جیب میں بٹوا رکھ کر بے خوف چل سکتا ہے؟ کیا بلاول اپنی فیملی کے بچوں کو سندھ کے کسی سرکاری اسکول یا کالج میں تعلیم دلانا پسند کریں گے؟ بلاول بھٹو اپنے تمام وزراء اور اسمبلی ممبران سے حلف لے کہ ان میں سے کتنوں کے بچے سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں؟ کیا بلاول صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ سندھ میں وحشیانہ انداز میں قتل ہوتی ہوئی عورتیں، قبائلی دہشت گردی میں مارے جانے والے بے گناہ افراد، معصوم لوگ، ان کے کتنے قاتل گرفتار ہوئے ہیں؟ سندھ میں نئی یونیورسٹیاں قائم ہوئی ہیں، ان کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن ان یونیورسٹی کی سینڈیکیٹس پہ کون سے سیاسی لوگ مقرر کیے گئے ہیں، ان کا علمی قد کاٹ کتنا ہے، وہ یونیورسٹی کے انتظامی معاملوں میں کتنی مداخلت کرتے ہیں، ان کی یونیورسٹی کے نچلے عملے میں کتنے لوگ سیاسی طور پہ بھرتی کرائے گئے؟ کیا بلاول صاحب کو یہ پتہ ہے کہ سندھ میں جو ووکیشنل ٹریننگ کے 250 سے جو زیادہ ادارے ہیں وہ عملی طور پر بند ہیں؟ اسٹیفٹا ان اداروں کو چلانے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر رہی ہے۔ کیا بلاول صاحب اس بات سے لا علم ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پر بجٹ پہنچنے سے پہلے ہی مکمل ایمانداری سے بانٹی جاتی ہے؟ کیا بلاول صاحب دوسرے شہروں کو چھوڑ کر صرف لاڑکانہ میں جو قبضے ہیں ان پر کوئی ایکشن لے سکتا ہے؟ بلاول صاحب لاڑکانہ میں موجود قبضے، حد دخلیوں کو عذاب سمجھتے ہیں؟ بلاول صاحب بغیر کسی پروٹوکول کے 1 گھنٹے کے لیے لاڑکانہ، نواب شاہ یا سیون میں گاڑی چلا سکتے ہیں؟ کیا بلاول صاحب سندھ کے دیہاتوں میں پانی کے نکال کے نظام کی حالت دیکھی ہے، جہاں پر ہر گلی میں بدبودار پانی کھڑا ہے، ہر گاؤں کے باہر گندا اور بدبودار پانی ایک بڑا دریا کا منظر پیش کرتا ہے، اور اس سارے گندے پانی کی آخری جو منزل ہے سندھ میں ملیریا، ڈینگی اور دوسری بیماریوں کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہ نصیر میمن جو سندھ کے بڑے رائٹر ہیں، ڈان میں، دی نیوز میں، جنگ میں لکھتے ہیں، سندھی اخبارات میں لکھتے ہیں، ان کے ویو پوائنٹ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے،
और बिल्कुल ये सिंध पीपल्स पार्टी के सामने, बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने और सिंध के हुक्मरानों के सामने एक बड़ी चार्ज शीट है। मैंने उनके अल्फाज दोहराए हैं। अब मैं आता हूँ अपनी मेरी जो ज़ाती कैलकुलेशन है एज ए फील्ड रिपोर्टर के मैंने सिंध में क्या देखा है, एदाद व शुमार क्या कहते हैं, इनके दावे क्या हैं। नाजरीन, आपने नसीर मेमन, मज़र, अब्बास और अरबाब चांडियों की गुफ्तगू और उनके व्यूज़ इस बिलावल भुट्टो साहब के टॉल क्लेम्स के हवाले से सुनी। अब मैं आता हूँ इस पे कि 2008 से लेकर हम आज 2026 में बैठे हुए हैं। मजमूई तौर पर सिंध की जो तरक्याती बजट देखी जाए तो इन 17 सालों में तकरीबन 7,500 अरब रुपए सिंध के तरक्याती बजट पे खर्च हुए हैं। 2008-9 की बजट जो उनका पहला साल था उसमें तरक्याती बजट 90 अरब रुपए से कम था। ये बजट अब तरक्याती बजट इस साल का 2025-26 का 1,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। 7,500 अरब खर्च हुए 17 साल में। सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बाद सिंध आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम क्यों है। सिंध में सेहत के हवाले से चंद जजीरे हैं, लेकिन बाकी पूरा सूबा जो है वो डूबा हुआ है, समंदर में डूबा हुआ लगता है। कराची के चंद अस्पताल, जिना अस्पताल, NICVD, SIUT और ट्रामा सेंटर वाकई काबिल फ़ख्र इदारे हैं, लेकिन सिंध का 90% जो आवाम है वो बेसिक हेल्थ यूनिट, जो देही बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, रूरल हेल्थ यूनिट हैं, तालका सतह के अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट सतह के अस्पतालों में आते हैं। वहाँ पर ना डॉक्टर हैं, ना दवाएँ हैं, ना मशीनरी है। जो थोड़ी बहुत दवाएँ हैं वो 10 नंबर की हैं, 2 नंबर की नहीं है। नतीजा, आला इदारे तो मौजूद हैं मगर सेहत का कोई मौसर निज़ाम सिंध में नहीं है। तालीम के हवाले से आते हैं। इमारतें बढ़ गई हैं लेकिन तालीम बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटियाँ 10 से 30 हो गई, मगर यह भी एक हकीकत है कि 70 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हज़ारों स्कूल सिर्फ कागजात में मौजूद हैं, उसातिज़ा गैर हाज़िर हैं। अगर तालीम बेहतर हुई है, ये सवाल पैदा होता है सिंध हुकूमत के सामने, सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर के सामने, सिंध के वज़ीर आला के सामने और बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने कि अगर तालीम बेहतर हुई तो 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं। बिलावल साहब ने बच्चों की अमवात के हवाले से अपनी प्रेजेंटेशन में बात की है, लेकिन उनके दावों और हकीकत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उनका दावा है कि सिंध में बच्चों की अमवात कम हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि थर, उबरकोट, कश्मीर, जैकबाबाद में आज भी बच्चे भूख, ग़िज़ाई किल्लत, इलाज मुआलजे की नाकाफ़ी सहूलियात और साफ़ पानी की कमी की वजह से बड़े पैमाने पे मौत का शिकार हो रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो बच्चे क्यों मर रहे हैं। सैलाबी मकानात के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में बड़े दावे किए हैं। 21 लाख घर बनाने की बात की गई है, 7-7.5 लाख घर मुकम्मल बताए गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो मुकम्मल घर हैं उनमें से 90% से ज़्यादा घर पानी, रोज़गार, स्कूल, अस्पताल से महरूम हैं। बीमारियों के वो मरकज़ बन चुके हैं और मुकम्मल तौर पर यह ख़दशा है कि बस्तियाँ नई कच्ची आबादियों में तब्दील हो जाएंगी। सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दावा किया जाता है कि हज़ारों किलोमीटर सड़कें बनी हैं, लेकिन तमाम की तमाम सड़कें चंद साल में टूट फूट का शिकार हैं। पूरे सिंध में M9 से लेकर कराची हैदराबाद को मिलाने वाली सड़क, जिसको एक जाली मोटरवे है, उस M9 से लेकर पूरे सिंध की कोई भी एक सड़क ऐसी नहीं है, रात तो दूर की बात, जिसमें आप दिन में सफ़र कर सकें। मेरान हाईवे, नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे, तीनों सड़कें मुकम्मल तौर पर खूनी सड़कें बनी हुई हैं। तो सड़कें मौजूद हैं, ट्रैफिक हादसात में बहुत बड़ा इजाफा है, कायदा कानून कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक की बड़ी वायोलेशन है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सड़कें बनी तो आज भी सिंध में सैकड़ों लोग माहाना बेसिस पे मौत का शिकार हो रहे हैं। कराची आज भी ट्रैफिक और नालों में फंसा हुआ है, खुदी हुई सड़कों में फंसा हुआ है। सड़क बनी लेकिन मयार का ख्याल नहीं रखा गया, कानून की अमलदारी ज़ीरो है। तवानाई और सेहत के शोबे में
पोटेंशियल बहुत है लेकिन नतीजा बहुत कम है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना है कि सिंध के पास 50,000 मेगावाट पोटेंशियल है बिजली पैदा करने का, लेकिन इस वक्त तक सिर्फ 1800 मेगावाट बनाए गए हैं, इतनी बड़ी बजट खर्च करने के बावजूद। सवाल यह है कि इतनी कम पेशरफ्त 17 सालों में क्यों हुई। रेवेन्यू जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के ज़रिए इकट्ठा किया गया वाहिद कामयाबी है सिंध हुकूमत की इन 17 सालों में, लेकिन उसका फ़ायदा एक आम वोटर, एक आम सिंधी, एक आम पीपल्स पार्टी के वोटर को, एक आम सिंध के रिहायशी बासी को नहीं मिल रहा। कराची से लेकर कश्मीर तक हालात बहुत ख़राब हैं। कींझर से लेकर कारूंझर तक सिंध एक तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 28 अरब रुपए इकट्ठे करने से काम शुरू किया, अब उसकी कलेक्शन 307 अरब रुपए हैं, लेकिन अवामी सहूलियात वो नहीं हैं, बेहतरी नहीं है। सवाल ये है कि पैसा आया मगर आवाम तक क्यों नहीं पहुंचा। असल सवाल ये है 7,500 अरब रुपए खर्च करने के बाद सिंध में न साफ़ पानी है, न मयारी तालीम है, न बुनियादी सहूलत है, न अमन अमान है। तो सवाल ये नहीं कि कुछ हुआ या ना हुआ, सवाल ये है कि जो हुआ वो आवाम के लिए क्यों नहीं हुआ। जो हुआ उससे चंद फुटपाथिये, चंद 100 फुटपाथिये खरबपति बन गए, लेकिन सिंध की 99.99 आबादी आज भी गुर्बत की लकीर से नीचे। सिंध की करप्शन और सिंध के हुक्मरानों की करप्शन, उनकी नाअहली और उनकी अकरवा परवरी की वजह से एक इबरत का निशान क्यों बनी हुई है।